नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात की सियासत में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। वैसे कई दिन से इसकी स्क्रिप्ट तो लिखी जा रही थी, लेकिन आज आखिरकार मंत्रिमंडल का जो गठन था, जो एक कड़ी चुनौती मानी जा रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। अचानक विधानसभा चुनाव क्योंकि अगले वर्ष होने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया जाता है। मुख्यमंत्री यानी कि मुखिया, उसे तो बदल दिया जाता है, पूरा मंत्रिमंडल सिरे से बदल दिया जाता है और हर एक मंत्री जो पुराना था उसे बदलकर नो रिपीट थियोरी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव कर दिया है। मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन मंत्री बना है। भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, राजेंद्र त्रिवेदी वडोदरा के रावपुरा के विधायक है, जो विधानसभा के स्पीकर भी थे, उन्होंने भी आज इस्तीफा दिया और अब वो मंत्री हैं। जीतू वाघाणी भावनगर पश्चिम से विधायक हैं, विसनगर से ऋषिकेश पटेल, सूरत पश्चिम से पूर्णेश मोदी, जामनगर ग्रामीण से राघवजी पटेल, पारडी से कनुभाई देसाई, लिमड़ी से किरीट सिंह राणा, गणदेवी से नरेश पटेल, असारवा से प्रदीप परमार, मेहमदाबाद से अर्जुन सिंह चौहान, ये सारे बने हैं कैबिनेट मंत्री। यानी 10 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि 5 राज्य कक्षा के मंत्री बने हैं जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। उनमें है मजूरा के हर्ष संघवी, सूरत से निकोल के जगदीश पंचाल, मोरबी के ब्रिजेश मिर्जा, कपराड़ा के जीतू चौधरी और बड़ोदरा से मनीषा वकील। ये 5 उनके पास स्वतंत्र प्रभाव है और 9 राज्य मंत्री बने हैं राज्य स्तर के। उनमें है ओलपाड़ के मुकेश पटेल, मोरवा हड़फ की विधायिका है निमिषा सुथार, राजकोट से अरविंद रैयाणी, संतरामपुर से कुबेर सिंह डिंडोर, कांकरेज से कीर्ति सिंह वाघेला, प्रांतिज से गजेंद्र सिंह परमार, महुआ से आरसी मकवाणा, कतारगाम से विनू मोरडिया और केशोद से देवा मालम। इन सारे मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है और अब इन सबके सिर पर है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाने की। कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बदलाव की क्या जरूरत थी, वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। और ऐसे कई सवालों पर चर्चा के लिए हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले हमारे साथ है प्रोफेसर अमित ढोलकिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रोफेसर PM पटेल, सेवानिवृत्त हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर जयेश शाह। तीनों ही पॉलिटिकल रिसर्चर हैं और अलग अलग क्षेत्र में महारत रखते हैं और राजनीति को काफी करीबी से फॉलो करते हैं। ढोलकिया सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। विधानसभा के चुनाव, वैसे ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हो सकता है चुनाव ले या और थोड़े से जल्दी करा लें। ऐसे में इस तरह से पूरी टीम बदल देना भारतीय जनता पार्टी को, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? ये जो घटना बनी गुजरात में, श्री विजय रूपाणी जी का त्यागपत्र लिया गया और उसके बाद पूर्ण रूप से नई कैबिनेट को शपथ दिलवाना जी, एक तरह से देखा जाए तो ये अभूतपूर्व घटना है। सामान्य रूप से सरकारें बदलती है, परंतु उसमें आमूल परिवर्तन किया जाए उसके कंपोजिशन में, इस तरह की घटना गुजरात में आज तक कभी नहीं बनी है। और ये घटना कोई नी जर्क रिएक्शन की वजह से हुई है ऐसा भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी व्यूह रचना है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतागिरी की, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। उसका टाइमिंग थोड़ा आश्चर्यजनक रहा कि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये समय पर ये होगा, लेकिन पिछले कई महीनों से इस तरह के इंडिकेशंस बॉडी लैंग्वेज से भी मिल रहे थे गुजरात के नेतृत्व की, और जो पार्टी की अंदरूनी राजनीति से जो इंडिकेशंस आ रहे थे उससे भी ये लग रहा था कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन होगा। प्रश्न ये है कि क्यों हुआ ऐसा। कोरोना की निष्फलता जो देखी गई वो एक कारण लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतना प्रमुख कारण है ये चीज़ का। ज़रूर सेकंड वेव में गुजरात सरकार की कुछ जो कार्यवाही रही वो इतनी संतोषकारक नहीं रही, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित अन्य राज्यों में देखें तो गुजरात से भी कहीं ज़्यादा वहाँ पर प्रश्न उठे कोरोना की जो मैनेजमेंट थे इसमें। तो सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट में कुछ क्षतियाँ रहेगी, इसकी वजह से ये सरकार को बदला गया है, ऐसा हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। इससे पीछे मुझे लगता है कि गुजरात की जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसका जो
बीजेपी का अंदर का जो सर्वे और अंदर का जो असेसमेंट था वो मूलभूत कारण लग रहा है, और स्पष्ट रूप से लग रहा है कि पाटीदार कम्युनिटी की जो नाराज़गी अलग अलग फोरम से व्यक्त की जा रही थी, वो नाराज़गी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। जी। ये पूरा जो मुख्यमंत्री का चयन और जो कैबिनेट बनाई गई उसमें स्पष्ट लग रहा है कि पाटीदार कम्युनिटी को खुश करने की और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्दों में कहे तो अपीस करने की कोशिश की गई है। जी। इसके पीछे सूरत में जो घटना बनी, आम आदमी पार्टी द्वारा जो पाटीदार वोट्स लेके सूरत में वो मेन ओपोजिशन पार्टी बना, उसके भी कुछ गंभीर संकेत भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही मैं अच्छा संकेत देखता हूँ कि पार्टियों को इस तरह के संकेत को गंभीरता से लेके अपने स्तर पर जो करना चाहिए वो उन्होंने किया है। जी। आम आदमी पार्टी की जो चैलेंज है वो, पाटीदार का जो डिससेटिस्फेक्शन है वो, और कुछ हद तक शायद ऐसा दिख रहा था कि सरकार का जो प्रभुत्व होना चाहिए मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, वो कुछ वीक हो रहा था, ऐसे इंडिकेशंस लग रहे थे। तो सरकार को वापस प्रभुत्व में लाना, सरकार और संगठन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। हम सब जानते थे कि श्री रूपाणी जी और श्री आर पाटिल के बीच में कुछ अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं थी जो अगले साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती थी। जी। पाटीदार की डिससेटिस्फेक्शन, सरकार और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन में कुछ खामियां, और सरकार का खुद का मंत्री और विधायकों पर पूर्ण नियंत्रण न रहे, इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को कुछ बहुत बड़ी चुनौती न खड़ी करे, ये मुझे लगता है कि दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये अभूतपूर्व निर्णय लिया है। बिल्कुल। कितना सफल होगा वो एक साल के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अंदर की जो खबरें होती हैं, सूत्र के आधार पर जो बातें मिलती है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सर्वे करवाया गया और सर्वे में कई सारी चीजें सामने आई, और सर्वे के बाद से ही ये पूरी जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी वो की गई, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा कैबिनेट बदल दिया गया है। मैं डॉक्टर जयेश शाह के पास चलती हूँ। जयेश भाई, ये बताइए, पूरा मंत्रिमंडल नया, नो रिपीट थियरी, और हर एक ज्ञाति को संभाल लेने की कोशिश की गई है। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? कौन कौन सी पार्टी को, कौन कौन से समाज को कहीं ना कहीं तवज्जो देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है? एक तो पहली बात है, अमित भाई ने जो बताया, ये अभूतपूर्व निर्णय तो है। मैं ये मानता हूं कि 70 साल की भारतीय लोकशाही की परंपरा में लिया हुआ शायद ये सबसे पहला डिसीजन होगा कि पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज करी गई, एक भी को रिपीट न किया हो। जी। मैं तो ये मानता हूं कि शायद रणनीति में आगे ये भी हो सकता है कि जो अभी विधायक है उनमें से शायद एक भी को रिपीट भी ना करे। अगर वहां तक भारतीय जनता पार्टी की सोच जा सकती है, जैसे उन्होंने लोकल इलेक्शन में किया था, उसका एक प्रयोग, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। गुजरात को मैं एक हमेशा एक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक प्रयोगशाला समझे है। जैसे अमित भाई ने बताया, तो मैं जो आपने बताया कि जो पाटीदार का जो प्रभुत्व था, तो आपने बताया, उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक खानगी एजेंसी के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, खानगी एजेंसी के साथ एक पूरा बूथ लेवल तक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के जो परिणाम आए थे वो बहुत आश्चर्यजनक और आंचकाजनक थे भारतीय जनता पार्टी के मोड़ी मंडल के लिए। उस सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 मंत्री को जन संवेदना यात्रा के लिए भेजे थे। पुरुषोत्तम रूपाला जी, मनसुख मांडविया जी, देवसी चौहान और दर्शना जरदोश, चारों को गुजरात के 4 पार्टी में भेजे थे। दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र। उन लोगों ने प्रवास किया। वहां पर भी ग्रास रूट पर जमीनी हकीकत जो थी वो कुछ अलग बता रही थी, और इसलिए उनको गुजरात सरकार में बदलाव लाना तो अनिवार्य हो चुका था, क्योंकि विजय भाई रूपाणी के साथ अगर 2022 का चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव जीत नहीं पाती। वो स्टेज आ चुका था। आम आदमी पार्टी के साथ पाटीदार जैसे सूरत से निकले और उनके साथ जुड़ने के शुरू हुए थे, चाहे हम उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम गिनो तो पर भी
एंटी इनकम्बेंसी कट करते करते भी शायद अगर वो 20-25 ले जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ डैमेज कर सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी सोच और लंबी व्यूहरचना के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि तुष्टीकरण, पाटीदार को अपीस करने के लिए दूसरी 2-3 कम्युनिटी को, और मैं तो समझो कि ओबीसी को थोड़े बहुत हद तक नाराज करके भी पाटीदार को अपने खेमे में लेने का प्रयास किया है। मैं यहां पर यह मानता हूं कि जो 2017 की विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें 58% पाटीदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जो करीब 78% के आसपास था। 20% पाटीदार ऑलरेडी 2017 में भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुके थे। अगर दूसरे 20 दूर हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी को शायद लेने के देने पड़ जाते, वो उनको लगा। अब आज ही देखो ना, आज भारतीय जनता पार्टी का नया प्रधानमंडल बना, नो रिपीट थियरी के साथ बना। तो आज भी 24+1 सीएम के साथ 25 का जो बना, उसमें से 33% 8 पाटीदार है। अच्छा, उसमें से 4 कड़वा ले हुआ है, 4 कड़वा है, 4 ले हुआ है। तो सीएम कड़वा है, 3 और मिनिस्टर कड़वा है, 4 ले हुआ है। तो जिसकी पॉपुलेशन 13.2% गुजरात में है, उनकी सत्ता में भागीदारी 33% है। ये किस कैलकुलेशन से किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने के आगे मैं बताऊंगा भी सही। गुजरात में ओबीसी में जो कोली और ठाकुर है, जिसका हमने रिसेंटमेंट देखा कल से और आज लेकर के, पाटन में दिलीप ठाकुर ने किया और कोली समाज ने, अखिल भारतीय कोली समाज ने सौराष्ट्र में किया कुंवर जी बावलिया के फेवर में। ये दो कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन 21.12% है गुजरात में, पाटीदार 13% है। उसको भी नाराज किया। और अदर ओबीसी जो है कोली और ठाकुर के अलावा वो करीब 20.23% है। कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट 42-43% ओबीसी है, 13% के सामने। तो ये मिनिस्ट्री में ओबीसी और क्षत्रिय को मिला करके 7 है, तो वो करीब 30% हुए। 42% के सामने 30% हुए और 13% के सामने 33% हुए। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो जो अपर कास्ट जिनको बोलते हैं, जिसमें बनिया आएगा, ब्राह्मण आएगा, अदर अपर कास्ट आएगी, राजपूत आएंगे, तो 4.85% राजपूत है, 3.85% बनिया है, 2.16% ब्राह्मण है और अदर अपर कास्ट 1.7% है। तो आप बिला लोग 5 और 3 8 और 2 तक 12% अपर कास्ट है जी। तो 25 में से 12% मतलब 4 अपर कास्ट के लोग होने चाहिए। अपर कास्ट में आप गिनो तो 2 ब्राह्मण लिया और 1 जैन बनिया को लिया, 3 आया। तो ये जो कैलकुलेशन जो किया ना, वो कैलकुलेशन में सबको इसमें भी चौंकाने वाली बात है। जिस ओबीसी वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव पे चुनाव जीत रही है, उस ओबीसी को थोड़ा बहुत नाराज किया गया है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बताता हूं कि उनके सामने भी उनकी व्यूह रचना नक्की है, तय की चुकी है और यही भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ज्वलंत जीत दिला देती है, न कि ईवीएम। मैं आपको आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। आपने जो बताया उस पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पाटीदारों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है और 4 मंत्री तो सूरत से बनाए हैं, क्योंकि सूरत में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी को पीछे ले जाने के लिए ये पूरा पाटीदारों को खुश करने का पूरा जाल रचा जा रहा है? मैं सहमत नहीं उसके साथ। आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ऑन द कॉन्ट्ररी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो काटेगी और कांग्रेस और दोनों के बीच में वोट कटेंगे तो अल्टीमेटली एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन पाटीदार कम्युनिटी को साथ में रखने के लिए और ओबीसी के लिए और एक आने वाला है जो रिपोर्ट, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे जाकर के ओबीसी को भले इस टाइम बीइंग ऐसा लगे ओबीसी को कि हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जब रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की आएगी तब वो बात ओबीसी को इतनी जचेगी कि वही ओबीसी वोट बैंक फिर वापस भारतीय जनता पार्टी जो करीब 40-42% के आसपास वोट मिलता है वो शायद 60% तक पहुंच जाएगा। मतलब वो तख्ता भी तैयार है। वो तख्ता भी तैयार है। रोहिणी कमीशन को करीब उन्होंने समझो कि अक्टूबर 2017 में रोहिणी कमीशन का अपॉइंटमेंट फॉर्मेशन हुआ है। रोहिणी कमीशन का ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन करनी है। रोहिणी कमीशन में ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन करने के लिए नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास थ्रू उन्होंने एक सर्वे करवाया। उन्होंने सर्वे में ऐसा किया कि 2010 से 2015 के बीच में
जिन लोगों को केंद्र सरकार में नौकरियां मिली और जिन लोगों को IIM, IIT और केंद्र सरकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी उसमें कोटा मिला, ओबीसी कोटा में, उसमें कौन सी ज्ञातियों को उस 5 साल में प्रतिनिधित्व मिला या अनामत का एडवांटेज हुआ। जी जी जी। केंद्र के लिस्ट में 2633 ज्ञातियां ओबीसी में है, 2633। जब रिपोर्ट किया, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट सर्वे, तो वो जो रिपोर्ट आया तो उसमें ऐसा हुआ कि जो 1.3 लाख कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट किया गया था 2010 से 15 के बीच में केंद्र सरकार में ओबीसी कोटा में, उनमें से 97% सीट, अनामत की जो सीट है, जो जहां पर नौकरियां दी गई, वो मात्र 10 ज्ञातियों के बीच में थी। बाकी 994 ओबीसी ज्ञातियों में से 2.68 थी और 983 ओबीसी ज्ञातियां ऐसी थी जिसको आज तक लास्ट 70 इयर्स में उनको न कभी एजुकेशन में बेनिफिट मिला, न जॉब में बेनिफिट मिला। ऐसी 983 ज्ञाति थी। तो ये सब रिपोर्ट आने के बाद रोहिणी कमीशन अपॉइंट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि वो सब ओबीसी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन करने के लिए। जी 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 जी। तो उन्होंने प्राइमा फेसी एक नॉट फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट जब उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया, तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि 27% जो ओबीसी कोटा है उसमें उसको 4 कैटेगरी कर दे, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। कैटेगरी 1 में सर्टेन कम्युनिटीज जिसको बहुत एडवांटेज लास्ट 70 साल में लिया है, कैटेगरी 2 में भी थोड़ा बहुत लिया, जैसे 97% लोगों ने में 10 गिनतियां थी, 2.68% में 994 थी। तो वो 2 कैटेगरी को कैटेगरी 1 और 2 में रखने का, जिसको बिल्कुल नहीं मिला है एडवांटेज उसको कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में रखने का, सब कैटेगराइजेशन ओबीसी। तो जो कैटेगराइजेशन जो 27 में से कैटेगरी 1 में मात्र 2%, कैटेगरी 2 में 6%, कैटेगरी 3 में 9% और कैटेगरी 4 में 10%। तो कैटेगरी 3 और 4 वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें 70 साल में न एजुकेशन में सीट मिली है, बेनिफिट मिला है, न जॉब में मिला है। ऐसे जो ज्ञाते हैं उसके लिए 20% अनामत कर दिया जाता है 27 में से, और उन लोगों के लिए 6 और 2 8% रह गई है। ये जो सब कैटेगराइजेशन की जो रिपोर्ट जब आएगी, शायद यूपी के इलेक्शन से पहले नहीं आएगी, गुजरात के इलेक्शन से पहले भी नहीं आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करने का शुरू कर दिया है। उन्होंने 4 कैटेगरी किया है और 4 कैटेगरी में कौन सी ज्ञातियां आएगी उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, शायद 1 महीने में वो फाइनल हो जाएगा। तो ये सब कैटेगराइजेशन एक्सपेरिमेंट यूपी के इलेक्शन में होगा। अगर ये सब कैटेगराइजेशन का एक्सपेरिमेंट होगा और अगर ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा तो उनका भारतीय जनता पार्टी को शायद इतनी ज्वलन सफलता मिलेगी कि शायद ऑपोजिशन को वो पच नहीं पाएगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। क्योंकि उसका रीजन है कि रीजनल पार्टी जो है ना वो सब ये ओबीसी के ऊपर ही अपना बलबूते पर कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल मायावती हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, तो ये जो रीजनल पार्टीज है वो सब ये ओबीसी के वोट बैंक पर ही से, मुलायम है तो MY कैटेगरी, तो मुस्लिम एंड यादव का कॉम्बिनेशन करके, तो ये जो था ना तो रीजनल पार्टी को उसमें बहुत डैमेज होगा। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। तो ये सोची समझी रणनीति में ओबीसी कैटेगरी में गुजरात में इस बार आज जो हुआ उसमें शायद कोली हो या ठाकुर हो, जिसकी पॉपुलेशन करीब 21% के आसपास है, उस थोड़ा बहुत नाराजगी होगी, लेकिन उस नाराजगी को हैंडल कर दिया जाएगा ये रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट से अल्टीमेटली, और फिर वो वापस उनके खेमे में आ जाएंगे। दूसरा एक वजह ये रहा है कि आपने जैसे उन्होंने थियरी की बात किया, तो मैं एक थोड़ा पास्ट में जाना चाहता हूँ। 2002 का चुनाव नरेंद्र भाई जो लड़े वो प्योर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े जी। उसके बाद 2007 का चुनाव आया, 2 और 7 के बीच में नर्मदा का इश्यू आया, उन्होंने उसको गुजरात की अस्मिता का इश्यू बनाया। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार से तो गुजरात को बहुत अन्याय हो रहा है, गुजरात को केंद्र सरकार की एक थप्पड़ चाटा, ऐसी एक एड चली थी, बहुत चली थी वो एड, उसके ऊपर काफी बहुत विवाद भी हुआ था। तो 2007 का जो चुनाव लड़ा था वो हिंदुत्व एंड गुजराती अस्मिता को क्लब करके किया था। फिर जाकर के 2012 का चुनाव आया, प्योर विकास पर लड़े, मोदी मतलब विकास, गुजरात એટલે विकास, तो उसके ऊपर चुनाव लड़ा गया था। फिर 2017 के चुनाव में कोई मुद्दे नहीं थे, पाटीदार अनामत आंदोलन
उसके हाइट पर था और उसके बाद चुनाव आए थे। नरेंद्र भाई जैसी टावरिंग पर्सनालिटी गुजरात से निकल चुकी थी और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो भारतीय जनता पार्टी हारते हारते निकल गई और अपनी सत्ता बचा पाई। ऐसे कहिए तो कम नहीं, वो नहीं होगा। इतनी तकलीफ से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें निकाल के लेके आई। तो मैं ये बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब लाल कृष्ण आडवाणी थोड़ा आगे जाकर 1990 से जो सोमनाथ रथ यात्रा शुरू किया, तब से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की थी। नरेंद्र भाई जब पीएम बने तब वो भी राष्ट्रवाद की बात लेके आए थे, नेशन फर्स्ट राष्ट्रवाद, पूरा राष्ट्रवाद की बात लेके आए हैं। तो राष्ट्रवाद का जो पॉइंट था वो 2002 से लेकर के 2022 की सफर, 2 दशक की अगर सफर देखे तो वो सफर में जैसे 1980 के डिकेड में माधव सिंह सोलंकी ने खाम थियरी से 149 सीट्स जीती थी, वही ज्ञातिवादी व्यूहरचना पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों आना पड़ा, वापस लौट रही है, क्यों वापस लौटना पड़ा, उसके ऊपर एक मनोमंथन और उसमें ऊपर आत्मचिंतन आवश्यक है। उसके लिए शायद ये थियरिस्ट जो है वो शायद उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि उनको वापस क्यों, क्योंकि ये अकेला गुजरात नहीं है, उत्तराखंड में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ। जो प्रभावशाली ज्ञाति थी वहां पर जो वोकलिंगा था, जो येदियुरप्पा थे, उसके समय जो बोमाई को लिया गया, उसके पीछे भी जो ज्ञातियों का खेल था। तो ये ज्ञातियों के लिए प्योर हिंदू सब एकत्रित होकर के हम सब हिंदू एक हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, वो नारा, राष्ट्रवाद का नारा से लेकर के ज्ञातिवाद तक क्यों आना पड़ा, उसके पीछे क्या कारण है, शायद थियरिस्ट के पास हम जाएंगे और वो शायद जवाब देंगे, लेकिन उसके ऊपर आत्मचिंतन करना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार वहीं पहुंच गई है जहां से अन्य पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। जाति आधारित कितना सफल होंगे और ओबीसी को कैसे मना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ प्रोफेसर पटेल भी हैं। सर, आपका जो व्यू है, क्या कहता है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पर, किस आधार पर देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को जो चल रही है, और आने वाले 1 साल में गुजरात में क्या सियासत देखने मिल सकती है? मेरे काम में ये पूरे मसले को एक सैद्धांतिक संदर्भ में देखना चाहता हूँ और पेश करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मंत्रिमंडल का बनना, बीजेपी का इस तरह से मैनेज करना या पूरे आने वाले चुनाव की तैयारी करना, ये सब जायज़ है और अहमियत रखता है। लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा मसला जिसके साथ हमको इसको लिंक करना चाहिए, इसको जोड़ के देखना चाहिए, वो ये है कि एक रियलिटी तो ये है हिंदू सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, कि हम लोग ज्ञातियों में बटे हैं और ज्ञाति कितनी है ये हमें मालूम नहीं है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के जो 2 सिद्धांत हैं जिसके बगैर कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था काम नहीं कर सकती है, वो ये है कि एक तो प्रतिनिधित्व, जिसको कहिए नुमाइंदगिरी या रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी, कि एक बार पार्टी चुनाव जीत के आती है, मंत्रिमंडल बनाए, सत्ता में हिस्सेदारी की करे और उससे संतोष असंतोष के जो ज्वालामुखी भभूकता है हर बार, वो इसलिए होता है मेरी समझ से कि हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क, बहुत सारी चीज़ें हमने तरक्की कर ली है, लेकिन कौन कितना है इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। 1931 में जब अंग्रेज़ थे तब उन्होंने गिनती करवाई थी कि कौन कितना है। उसके बाद में पता नहीं क्या डर है, क्या शंकाएं हैं, क्या मसला है, पता नहीं चल रहा है कि हमने क्यों इसके बारे में सोचा नहीं या किया नहीं। पिछली सरकार ने कुछ 7-8 साल पहले ये कोशिश करी और कास्ट सेंसस जिसको कहते हैं, ज्ञाति की आबादी की गिनती, ये हुई, लेकिन फिर उसमें पता नहीं क्या चीज़ें आई, उसको हम पब्लिक नहीं कर पाए, लोगों के बीच में रख नहीं पाए। तो लग रहा है कि कुछ खेल है या तो कुछ ऐसे मसले वहाँ गड़े हैं जिसको हम बाहर लाना नहीं चाहते हैं। ये मसले की जब तक हम लोग निवारण नहीं करेंगे, इसके साथ जूझेंगे नहीं, इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अंधेरे में कुश्ती करते रहेंगे। आज जयेश भाई की प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि ज्ञातियों का उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया कि कौन कितना है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है गुजरात के मंत्रिमंडल में, और उसको लेके कुछ ज्ञाति जिसको लग रहा है कि हम लोग रह गए, हमें कोई मिले, हमने वोट तो दिया था लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा है, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो वो लोग, वो असंतुष्टि का जो एक दौर शुरू होता है और चलता है,
वो मैं समझता हूँ कि एक गंभीर मसला है, उसके बारे में सोचना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, नॉट ओनली बाय बीजेपी बट द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि मेरा ये पहले से नज़रिया रहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्री में सबसे बड़ी अहमियत रखने वाला सब्जेक्ट है ONM, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ टू बी मैनेज्ड। जो ये दो कर पाता है वो सफल रहता है। तो अगर आप इस एक छोटे से मुद्दे से भी काफ़ी भारत की सभी पार्टियों को देख लेंगे तो पता चलेगा कि आप अपनी बड़ी कंपनियां देखें, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, किस तरह से वो चलते हैं, चलाए जा रहे हैं, मैनेज किए जा रहे हैं, और किस तरह से बाकी पार्टियां करती हैं। उसमें बीजेपी एक पार्टी ऐसी है जो पिछले आप कहीं वक्त से उनका देखते जाओ तो लगेगा कि इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और उसमें जो सिद्धांत सब लागू करते हैं ये बड़े उनको फ़ायदेमंद रहे हैं अभी तक। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से जुड़ा बड़ा मसला है गवर्नेंस। आप कोरोना की मिसमैनेजमेंट देख लीजिए, या ऑक्सीजन के बाटले, या हॉस्पिटल के खाटले, या वो सब भी एक अहमियत तो रखता है शासन का। और वो लोगों को किस तरह से छुआ है, किस तरह से लोगों ने क्या तकलीफें झेली है, वो किस तरह से वोटिंग के वक्त एक्सप्रेस होने वाली है, वो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के बावजूद टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो तो भविष्य में हमको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा और एक ये कहना है कि लोग समझने लगे हैं, वी आर इन एन एज, हम लोग एक ऐसी एज में हैं, एक ऐसे युग में हैं कि जब लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं, वो पढ़ा है न पढ़ा है, उसके पास में अगर मोबाइल है तो मास मीडिया में उसको जानकारी के स्रोत जो मिले हैं। और मैं एक ही दाखला देना चाहता हूँ, वो ब्रिटेन का है, जो हमारे गुरु महान पॉलिटिकल साइंटिस्ट भिखु पारेख ने दिया था एक बार, कि इंग्लैंड में आप सब पचरंगी समाज है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और उनके झंडे में, उनके राष्ट्रीय ध्वज में जो भी रंग हैं, तो वहाँ जो अश्वेत अफ्रीकन ओरिजिन पीपल जो ब्रिटेन के सिटीजन्स हैं, उनका एक ये रहा है कि भाई उनको लगता है कि झंडे में, राष्ट्र ध्वज में हमारा रंग नहीं है, हम काले हैं, अश्वेत हैं, लेकिन और हमारी पहचान है ये, जैसी है वैसी है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन और वो जो अहमियत रखने वाला मुद्दा है वही गायब है। तो हम कैसे झंडे से प्यार करें या झंडे से हम हमारी रखें। ऐसा ही कुछ यहाँ एक फिल्म का डायलॉग आ रहा है कि 2-3 तिरंगा जो हमारा है, हरा और केसरी और सफ़ेद, तो हर एक को अपने लिमिट में रहना चाहिए और पूरे झंडे में फैलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें मास मीडिया से जाती है, लोग भी सोचते होंगे कि भाई मेरी ज्ञाति में कितनी संख्या कितनी है, संख्या जो भी हो न हो, एक बार तो ये भी बात आएगी, लेकिन मुझे जो चीज़ें मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी कामों में जो सब गवर्नेंस के मुद्दे जो कहते हैं, उसमें मुझे मेरे क्या अनुभव रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर मैं गुजरात में देख रहा हूँ, खास करके, जो हर जगह नहीं देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है इसको लेके, कि एंटी इनकम्बेंसी, आप जो भी स्रोत से जानकारी मिली हो, बीजेपी को मिली हो, बाकी इंडिपेंडेंट रिसर्चर ऑब्जर्वर को मिली हो, ऐसा लग रहा है कि 23-25 साल से बराबर से बने रहना सत्ता में, ये एक ऐसा अनुभव पाया गया है कि कुछ तबकों को आप लाख चाहो, कुछ तबकों को आप साथ में नहीं लेके चल सकते हो, जिसको हम थियरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, विरोधाभास का जो सिद्धांत है वो सामने उभरने लगता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसको जो हम कहते हैं लीपापोती, वाइट वॉशिंग, एक में इसको ये पूरा जो दौर चला 3-4 दिन से कि रूपानी जी गए, भूपेंद्र भाई आए, मंत्रिमंडल को पूरे जो पुराने को रिपीट नहीं किए, नए को बिठाए गए, एक हिसाब से ये लीपापोती है। अगर एंटी इनकम्बेंसी की जड़ें फैली है, वो आप है, बीजेपी, अरे कांग्रेस है, सामने कौन से कंप्यूटर है, ONM का मैंने दाखला दिया, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सबके सब धरे भी रह जा सकते हैं, क्योंकि ताज़ा दाखला है कि बंगाल में आपने इतना सारा झोंक दिया, क्यों वोट नहीं मिले आपको। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम तो खूब ही मानते हैं ये, कि भाई इसमें जो सिद्धांत है हिस्सेदारी का, उसको पार्टियां अनदेखी करना चाहती है, उसको कन्फ्यूज़न में रखती है, एक प्रकार की जिसको हम
गुजराती में छेतरपिंडी, चीटिंग एक प्रकार का, और उसमें सब लोग जोड़ भी जाते हैं ये कि अदर तर्क से। तो वो एक भी है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ गुड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हेल्दी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो जितने हैं, अगर पटेल 13% है तो भाई ठीक है, 13% ही आप क्लेम करो ना, सीटें या बर्थ जो है कैबिनेट में। ज्यादा की क्यों उम्मीद करते हो? ज्यादा को उनको दिया भी क्यों जा रहा है? एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस भी क्यों नहीं इफेक्ट में ला रहा है? सबसे बड़ा तगड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, और जिसके पास इतनी मजबूत लीडरशिप है, इतनी मजबूत कैडर है फैली हुई है पूरे देश में, वो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरी तो एक से शुभकामना है कि ये प्रयोग से कोई परिवर्तन आए इस मसले में, और हमारा डेमोक्रेटिक्स पॉलिटिक्स की समझने में ज्यादा सुविधा रहे, ज्यादा आसान रहे और ज्यादा अच्छा रहे। ये जो लिपापोती की कोशिश की गई है, और हमारी भाषा में, मीडिया की भाषा में इसे कहा जाता है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। धूल लोग साफ कर पाएंगे कि नहीं, वो तो विधानसभा के चुनाव बताएंगे, क्योंकि लोग नाराज तो है ही, ये तो बिल्कुल सही बात है। इन कुछ महीनों में क्या भारतीय जनता पार्टी वो सारी चीजें वॉश आउट कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और आने वाला वक्त ये जरूर बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त ये है, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, शायद चुनाव जल्दी लिए जा सकते हैं। जयेश भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव शायद जल्दी लिया जाए, लेकिन उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। जैसे चीफ मिनिस्टर जो सीएम जो पसंद किया गया वो भाजपा का एमएलए ही है, वो एक संकेत देता है कि शायद चुनाव जल्दी न कराया जाए। एक संकेत है ये। हाँ। अगर चुनाव जल्दी करवाया जाना था तो शायद ऐसा एमएलए जो एमएलए नहीं होता तो 6 महीने के अंदर चुनाव आ जाते, क्योंकि फरवरी तक तो यूपी में चुनाव लेने ही लेने हैं। उसके साथ गुजरात के चुनाव आएगा, ऐसा मैं इतना जल्दी आएगा नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी की व्यूहरचना क्या होती है वो वही जाने, क्योंकि जितना जल्दी इलेक्शन लाएगा उतना जल्दी उसको डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ेगा। क्योंकि डैमेज कंट्रोल के लिए उसको समझिए, जैसे कोली समाज है, जैसे ठाकुर समाज है, तो जो समाज की नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी उसको करीबन 3-4 महीना चाहिए। अभी आज सितंबर तो हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना, तो बहुत कम समय है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इतना जल्दी चुनाव नहीं आएगा। फिर भी कब तक आ सकता है? अगले साल? मैं तो नवंबर तक ही सोचता हूँ, शायद उनसे पहले नहीं आएगा। अच्छा। अगर आना था तो ये जो एक्सरसाइज थी उसकी प्रोसीजर या उसकी व्यूहरचना अलग होती। जिस तरह से ये चल रही है व्यूहरचना, उस देखते हुए कि वो नवंबर तक ही चुनाव आएंगे। ओके, चलिए अगले साल 2022 में कहीं ना कहीं चुनाव तो हो ही जाएंगे, चाहे 1 महीने 2 महीने आगे पीछे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है कि पूरा कैबिनेट चेंज करना, मुख्यमंत्री चेंज करना, और ये भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कहोगे या ओवर कॉन्फिडेंस, ये कितना सफल होगा? ये मैं ढोलकिया सर से पूछना चाहूंगी। सर, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती पार्टी होती जा रही है, क्योंकि हर बार ठोस कदम लेना या फिर कहे कि बोल्ड कदम लेना, बोल्ड डिसीजन लेती जा रही हैं, जो आर भी हो सकते हैं और पार भी हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं? क्या ये जो व्हाइट वॉश की मैं बात कर रही थी, जनता को अपनी ओर झुकाने की कोशिश जो है, सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज सफल होगी। इसके बहुत कारण हैं कि जिसको राजनीति की भाषा में हम हेजेमनी कहते हैं। तो गुजरात के समाज में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो भी सहयोगी संगठन है और उसकी जो विचारधारा है वो इतनी फैल चुकी है कि इस तरह की एक्सपेरिमेंट, जो बोल्ड एक्सपेरिमेंट करने की जगह गुजरात में उपलब्ध है। जी। पिछले जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए गुजरात में, उसने दिखाया कि ओपोजिशन लगभग साफ हो चुका है। आम आदमी पार्टी का सूरत में जो एक जबकारा हुआ वो एक, आप उसको एक्सेप्शन गिन सकते हो जी। लेकिन गुजरात में ओपोजिशन लगभग साफ हो चुका है और वो लेवल तक पहुंच चुका है कि उसके लिए आगे के समय में सरवाइव होना शायद पॉसिबल नहीं है जी। ये ऑलमोस्ट एक 1 पार्टी सिस्टम जैसी व्यवस्था हो गई है कि जिसमें ओपोजिशन है ही नहीं, है तो एक सांकेतिक है, कभी कभी वो बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि एक तो विचारधारा जो है वो बहुत प्रसर चुकी है और उसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। सिविल सोसाइटी के जो अलग अलग विंग्स होते हैं, विद्यार्थी है, प्रोफेशनल्स है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, और अब तो माइनॉरिटीज़ में भी राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पद्धति के हिसाब से माइनॉरिटीज़ में भी अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बावजूद ही इसकी एक प्रयोग की एक कड़ी के रूप में श्री भागवत ने मुंबई में अभी हमने देखा कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ संवाद किया।
तो पहला तो ये है कि सिर्फ हमें ज्ञाति की ओर नहीं देखना है। ज्ञाति का एक राजकारण तो इसमें दिख रहा है, राजनीति दिख रही है, लेकिन उसके उपरांत गुजरात में जो प्रभावी परिबल है वो है नेतृत्व का। जी। नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व इतना प्रभावशाली है गुजरात की प्रजा के ऊपर कि वो भी जानते हैं कि जिन लोगों को घर बैठा है उनका व्यक्तिगत रूप से इतना शायद वजूद नहीं है। लोग आज भी नरेंद्र भाई के नाम पे, नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को देखते हुए गुजरात में वोट देते हैं। वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद गुजरात की प्रजा में एक अलग सा एक गौरव वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे दो नेता, देश के सबसे प्रभावी नेता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यानी इसी प्रोजेक्शन पर गुजरात चलता रहेगा। यस। और ये जो चेहरे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है। ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो राजनीति है वो नेतृत्व की राजनीति है, लीडरशिप की पॉलिटिक्स है। गवर्नेंस के क्षेत्र में भी मुझे ऐसा अंदाज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा अगले इलेक्शन का, उसमें बहुत ही कुछ इनोवेटिव प्रोमिसेस किए जाएंगे। गवर्नेंस को भारतीय जनता पार्टी निगलेक्ट नहीं करेगी। ये ज्ञातियों का तो एक बेस बना दिया है, लेकिन उस बेस के ऊपर जो इमारत खड़ी करनी है वो लीडरशिप की इमारत होगी, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी का और अमित शाह का चेहरा होगा। जी। भूपेंद्र भाई का नेतृत्व को पसंद करना ये भी एक बहुत ही सांकेतिक कदम है। उनका स्वच्छ पास्ट है। कांग्रेस, आप कोई भी उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा पाए। जी। व्यक्तिगत रूप में मैंने जो भी उनके वीडियोस वगैरह दिखे, उसमें वो लग रहा है कि बहुत ही ऑनेस्ट और एक बहुत डायरेक्ट तरीके से वो बात करते हैं। तो नेतृत्व में उनकी जो छाप होगी वो अलग तरह की छाप होगी। वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप टिपिकल पॉलिटिशियन मत ले आओ जिसके पीछे वही टिपिकल होता है कि मैं ये ज्ञाति का, मैं वो इस तरह। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता को बड़ा नहीं बनने देती है? क्या ये भी आप एज अ पॉलिटिकल साइंस के आप लोग विशेषज्ञ हैं, हमेशा देखा जाता है कि जहां लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति विशेष का कद संस्था से बड़ा हो रहा है, वहां उसे काट दिया जाता है। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे ऑलरेडी लिए जा चुके हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर भी ये बात लागू होती थी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे इसलिए फिर से उनको चेहरा बना दिया गया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहती है? इसमें दो विरोधाभासी हमारे सामने आकलन आ रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि नेतृत्व ही है कि जिसको महत्व दिया जा रहा है, विचारधारा और अन्य ऑर्गेनाइजेशनल जो फैक्टर्स है उसके साथ में जी। लेकिन राज्य स्तर पर हम देख रहे हैं कि नेतृत्व से भी ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स है और जो गवर्नेंस के फैक्टर्स है उसको महत्व दिया जा रहा है। मूलभूत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी व्यक्तिगत नेतृत्व को महत्व नहीं दिया है। वो विचारधारा को समर्पित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमेशा विचारधारा को ही महत्व दिया है। लेकिन आज की राजनीति में आप नेतृत्व को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आज की राजनीति नेतृत्व के आसपास वो केंद्रित है जी। और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि केंद्रीय मजबूत नेतृत्व केंद्र स्तर पर, लेकिन राज्य स्तर पर अगर इतना ही मजबूत नेतृत्व नहीं उभरता है तो आने वाले समय में एक विरोधाभास खड़ा होगा। कितने समय तक श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आप चुनाव जीत पाओगे जी? ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है। जब मैं लोगों के बीच जाती हूँ हमेशा यही कहते हैं, कौन है आपका विधायक, वो हमें नहीं पता, कौन इलेक्ट कर रहा है हमें नहीं पता, मोदी जी अच्छा काम करते हैं। तो इसी बात पर रामना नामे पत्थर पण तरी जाए वो कहीं થઈ રહ્યું છે ભારતીય जनता पार्टी में। यहीं पर मैं अमित धोलक ने जो बात जहां से छोड़ी वहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास टावरिंग नेतृत्व है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल तक मान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर एक क्षेत्र में एक सेकंड लाइन ऑफ नेतृत्व तैयार करना चाहिए। और वो सेकंड लाइन ऑफ नेतृत्व इतना नरेंद्र मोदी के स्टेचर का तो नहीं, लेकिन उसके करीब 20-25% उन्हें होकर के, लेकिन 19-20 के आसपास भी क्षेत्रीय नेतृत्व होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि क्षेत्रीय नेतृत्व अगर नहीं होगा तो से मैं आज एक बात बताता हूँ, जैसे केंद्र सरकार में अभी उन्होंने रिशफलिंग किया केंद्र सरकार में, उसमें टैलेंट के साथ साथ ज्ञाति को और प्रदेश को कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, शायद पहली बार इतना सोच समझ के रिशफलिंग किया होगा जी। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के नेतृत्व में हो या स्टेट के नेतृत्व में हो, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की जो टैलेंट है उसकी स्लोली कमी होती जा रही है। बिल्कुल। आज की बात देखो, गुजरात का जो नया मिनिस्ट्री बना
उसमें से भारतीय जनता पार्टी की जो 100 एमएलए है उनमें से 25 को निकालना भी बहुत मुश्किल काम था। अगर मैं सीएम होता तो उनमें से 25 नहीं 5 नहीं निकाल पाता, वो कैलिबर का है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब ये शायद देखते 22 में क्या करते हैं। जैसे केंद्र में जो रीशफलिंग किया ना, उनसे ये सिग्नल मिलता है, सांकेतिक सिग्नल मिलता है कि अब आने वाले चुनाव में शायद टैलेंट को भी भारतीय जनता पार्टी का वजूद देकर के लड़ाई। तो गुजरात में की ये बात करिए तो अब समझो कि कई मिनिस्टर ऐसे जो 10वीं पास है, कई ऐसे जो 8वीं पास है, कई ऐसे जो खाली डिप्लोमा है, शायद 3 या 5 क्वालिफाइड है 24 में से। तो ये टैलेंट की कमी क्यों हुई है? ये टैलेंट की कमी को भारतीय जनता पार्टी को 2022 के इलेक्शन में करेक्शन करना होगा, तभी जाकर के वहीवटी तंत्र पर कंट्रोल आएगा। ये 2 साल से जो विजय रूपानी को जो हटाया गया उसमें एक रीजन ये भी है कि वहीवटी तंत्र के साथ संकलन प्रॉपर नहीं था, वहीवटी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं था सत्ता का। सत्ताधारी सत्ता मतलब सरकार, संगठन और वहीवटी तंत्र, तीनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन में कुछ ना कुछ कमियां रहेगी, और उसकी वजह से कि टैलेंट जो है वो टैलेंट नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को जैसे प्रयोग किया है तो शायद 22 में एक और प्रयोग करेगा, जो केंद्र में जो रीशफलिंग है उनसे एक सिग्नल मिलता है कि वो अब शायद टैलेंट को लेके आएगा। और सेकंड लाइन ऑफ नेतृत्व अगर पावरफुल नहीं करेगा ना, तो पार्टी को 5 साल 7 साल के बाद काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कल ही 71 साल के हो रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और 71 साल भारतीय जनता पार्टी बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करती है, टिकट तक नहीं दिए जाते हैं 60 साल के ऊपर। 75 से कम केंद्र में। हाँ, केंद्र में 75 साल के। अब ये करीब एक बार प्रधानमंत्री और बन सकते हैं, उसके बाद क्या अमित शाह के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे? बहुत मुश्किल है ये सवाल। सर आपके पास वैसे हम काफी वक्त आधा घंटे से बात कर रहे हैं, अब हम थोड़े छोटे छोटे जवाबों की ओर जाएंगे। सर सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प के बारे में क्या कहेंगे? लोगों के पास क्या दूसरा विकल्प होना चाहिए कि हम उन्हें भी पसंद कर सकें? इसको हम टीना फैक्टर कहते हैं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। ये बार बार उठता है, लेकिन ये ऊपरी सतह पर ज़्यादा देखने में मिलता है कि अल्टरनेटिव नहीं है। अंडरनीथ यानी कि भूमि के नीचे जो भूचाल की मूवमेंट हो रही है, इलेक्टोरेट वोटर्स, वहाँ पर क्या सोच है उसका मेरे पास, मेरी जानकारी में कोई खास ऐसा अच्छा डेटा बेस्ड पिक्चर नहीं है। मैं आपको उसमें बीच में ऐड करूँ आपको डेटा के साथ, तो आप शायद ज़्यादा बता पाएंगे। गुजरात में आपने जब विकल्प की बात किया ना, इतनी भारतीय जनता पार्टी की 25-27 साल की ज्वलंत सफलताएं, चुनावी सफलताएं और राजनीति के साथ साथ भी इतने बावजूद 32% से कम कांग्रेस के वोट शेयर कम नहीं हुए हैं। आज की डेट में भी 30 से 32% वोट शेयर कांग्रेस के अकबंद है। अगर कांग्रेस के पास एक ऐसा सक्षम नेतृत्व आ जाए और कुछ विजन के साथ आ जाए तो कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। डेटा बताया मुझे। हाँ गुड। मुझे जो 2-3 बातें करनी थी आपके सवाल में लेके कि एक तो ये कि मैंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से एक बड़ी उसकी प्रशंसा की। अमित भाई ने भी बहुत बताया है कि जिस तरह गुजरात में उसका प्रसार है, आरएसएस, बीजेपी और काफ़ी संस्थाओं का, वो एक बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसको लिंक करना चाहिए जिसको हम कहते हैं कि भाई ओवरऑल हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी में जो चीज़ें अहमियत वाली मानी जाती है उसके मापदंड में ये कैसे बैठता है, फिट बैठता है। फॉर एग्जांपल, आप समरली इस तरह से पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्रिमंडल को हटा के दूसरा बिठा दें, ये चीज़ें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत बार नहीं देखी। आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, ये यूनिक है, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादातर रशिया, चाइना, इस तरह के देशों में जिस तरह से एक हत्थू सत्ता से चलने वाली चीज़ है उस ऐसा जैसा लग रहा है। और अगर ऐसा इसके बारे में सोचा नहीं गया है नेतृत्व से, सेंट्रल हाई कमांड या जो भी कहे, तो मैं चुनाव में काफ़ी तब्दीली का अपेक्षा कर रहा हूँ। एक चीज़ में मैं गलत हो सकता हूँ कि गुजरात में जो भाई अमित भाई ने बताया, जयेश भाई ने भी बताया कि गुजरात में इलेक्टोरेट, गुजरात का इलेक्टोरेट है वो, उसको एक तरह से ऐसा कैप्टिवेटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट कर दिया है इस आइडियोलॉजी में या इस पार्टी के इर्द गिर्द, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और दिख नहीं रहे अभी। बाकी पार्टियां जो स्पर्धा में रहती है, बहुत कुछ लोग आते, मायावती आएंगे, अखिलेश आएंगे यहाँ चुनाव में, ये आप पार्टी वाले केजरीवाल आएंगे, लेकिन
उसका क्या प्रभाव रहेगा ये कहना अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्टोरेट, गुजरात इलेक्टोरेट 27 साल से irrespective of खजूरिया, all kinds of things that happened is faithfully linked to this party, and that is put on the taste मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। और ये यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जी, जो उन्होंने जी। बताया, यहाँ पर एक आइडियोलॉजिक विचारधारा भी बहुत बड़ा काम करती है। गुजरात का जो मतदार है ना, उनके लिए बिजनेस सबसे बड़ी बात है। गुजराती मीन्स बिजनेस, मतलब वो डाबेरी विचारधारा हो या एक्टिविस्ट विचारधारा हो, जिसमें बिजनेस डैमेज हो, जिसमें बिजनेस में क्लोजर हो, वो बात गुजरात कभी पसंद नहीं करता है। तो एक बात ये है कि जब तक उसके बिजनेस फ्लरिशिंग रहेंगे, जब तक उसको बिजनेस में कोई आंच नहीं आएगी, तब तक गुजराती दूसरी विचारधारा की ओर टर्न भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के लोगों का माइंडसेट काफी सेट है, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है लोग, और विकास भी हो रहा है गुजरात में। वैसे कोई बड़ी दिक्कतें नहीं सामने आती है। कोरोना की बात छोड़ दी जाए या छोटी छोटी बातें छोड़ दी जाए, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कोई बड़ी दिक्कतें नहीं है जैसी अन्य राज्यों में है। लेकिन उसके बावजूद जनता आखिरकार जनार्दन साबित होती है हर बार चुनाव में। और एक सवाल आखिरी है अब, विजय रूपाणी, नितिन पटेल, प्रदीप सिंह जाडेजा, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, सौरभ पटेल, इन सबका अब क्या होगा? क्या भूमिकाएं दी जाएगी जयेश भाई इनको? मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही डिफरेंस है। ग्रुपिज्म भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ऐसा नहीं है, जितना कांग्रेस में उनसे ज्यादा है। हो ही सकता है, क्योंकि जहाँ पावर है वहाँ अपने आप सब आता ग्रुपिज्म है। है ही, लेकिन वहां पर ग्रुपिज्म के ऊपर एक नेतृत्व ऐसा है कि उनकी एक आवाज जब निकलती है ना, तो घी के ठाम में घी जैसे डल जाएगा, ऐसा डल जाता है। 2-4-5 दिन या 2-4 महीना तक नाराजगी रहेगी, और उस नाराजगी को फिर उसके साथ आरएसएस है, उसके साथ उनकी सहयोगी संस्थाएं हैं, उसके साथ तो कैसे भी करके उसको मना लिया जाता है। जबकि कांग्रेस में क्या होता है, ग्रुपिज्म है तो चुनाव में एक दूसरे को हराने, एक दूसरे के कैंडिडेट को हराने तक की राइवलरी वहां पर चल रही है। वो राइवलरी बीजेपी में आज तक नहीं देखी गई। उसका रीजन जो अभी ये दोनों ने बताया कि संगठनात्मक वो मजबूती है। O&M की जो बात की गई, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट की जो बात की गई, तो वो उसको शक्ति देता है। और इसी वजह से ग्रुपिज्म इतना कांग्रेस से भी ज्यादा होकर के भी बाहर अगर थोड़ी देर तक निकल के आता, जैसे हम बोलते हैं कि छोटे छोटे भूचाल के भूकंप आते हैं रहते हैं, तो बड़ा भूकंप नहीं आता है। तो ये छोटी छोटी नाराजगी बाहर निकल जाती है और उसकी हवा फिसल जाती है, और फिर बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है। ये नॉर्मली ट्रेंड रही है। मंत्रियों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी कि नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। पटेल साहब, आपको जोड़ रहे थे। नहीं, मैं ये जोड़ रहा था जयेश भाई के मुद्दे से कि ग्रुपिज्म इज अ डेमोक्रेटिक फेनोमेना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ग्रुपिज्म होने चाहिए और उसका लेजिटिमेसी होनी चाहिए कि भाई हम इतने हैं, हमारा अन्याय हो रहा है। जैसे कि अदरवाइज तो ये होगा कि जिनको अन्याय हो रहा है वो लोग तो कभी ग्रुप ही नहीं बना पाएंगे और कभी आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे। डेमोक्रेसी का मतलब है आवाज़ का उठना और उसके लिए कोई जगह होना, और जब वो उनकी सुनवाई हो तब उनको भी कुछ उसमें वो रहना चाहिए, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। अगर वो नहीं रहता है तो फिर आप मनाने की बात करो या दबा भी रहे हो। और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी अभी क्रिटिसिज्म तो हो रहे हैं बीजेपी रूल के स्टेट में एंड एट द कंट्री कि भाई ये कुछ, और काफ़ी लोग इसके बारे में भी बोल रहे हैं। तो ये भी एक मसला है जिसके साथ हम गुजरात की घटनाओं को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ढोलकिया सर, आखिरी सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों को दबाने की, मनाने की जो कोशिश करेगी, कामयाब रह पाएगी? मैं जयेश भाई के साथ सहमत हूँ कि वो कामयाब हो पाएंगे। जितना डिसिप्लिन भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है, आज तक एक भी बार स्प्लिट नहीं हुई है पार्टी में। राज्य स्तर पर भी स्प्लिट नहीं हुई। ये भारतीय पार्टी सिस्टम में बहुत बड़ी घटना है। खजूरिया को छोड़ के, हाँ, खजूरिया को छोड़ के वो एक ही रहा है। वो बड़ी बात थी, वो बड़ी बात थी, लेकिन उससे सीखे वो लोग। उसके बाद वो सीख के केंद्र में भी जब कैबिनेट रिसफल हुआ, इतने बड़े बड़े मंत्रियों को घर बैठा गया, कहीं पर उससे कोई विरोध नहीं हुआ है। ये दिखा रहा है कि अभी केंद्रीय नेतृत्व का पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है और उनको पूरा भरोसा है। ये भरोसे को नापने के बाद ही उन्होंने ये रिस्क लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ वैसे ही कर दिया है। उन्होंने सब कुछ छानबीन करके ये रिस्क लिया है और उनको पूरा विश्वास है कि इसका कोई ज़्यादा असर
ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन पर नहीं होगा और शायद इलेक्शन के आउटकम पर भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि सारे मंत्रियों को ये सूचना पहुंचा दी गई है कि चुपचाप काम पे लग जाइए। विधानसभा चुनाव है, आपको आपकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और आपका ये कर्तव्य है कि आपके इलाकों से आप भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिला सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ बड़ोदरा शहर, जिला से साथ साथ गुजरात राज्य के, देश दुनिया के सारे मुद्दे हम चर्चा करते हैं। और वीएनएम यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। डेली हंट, जहां सारे देश की मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर भी आप डेली हंट को देख सकते हैं। साथ ही आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए लाइव रहता है। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ, देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।